अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके चंद सवालों के जवाब देने हैं जो कि अक्सर मुझे जो है ना ये सवाल भेजे जाते हैं जो कि अमेरिकन वीज़ा से रिलेटेड हैं। तो मैं उन सवालों के जवाब आपको जल्दी देने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ ये छोटी सी वीडियो बना के और आपका एक्चुअल जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम विजिट वीज़ा हासिल कर लेते हैं अगर यूएसए का, तो वहाँ जाके हम करेंगे क्या। तो तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ को समझ लें कि यूएसए का जो विजिट वीज़ा है B1 B2 वो विजिट वीज़ा है। उस पर जाके कानूनी तौर पर आप वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब लोग करते क्या है, जो लोग करते हैं, जो वहाँ पे कर रहे हैं, जिनको मैं जानता भी हूँ, मिला भी हूँ, उनका मैं आपको एक्सपीरियंस ये बता देता हूँ कि वो करते क्या है, वो जाके वहाँ पे जॉब कर लेते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा कानून नहीं है जैसे गल्फ में होता है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे क्योंकि छोटा सा है। तो अमेरिका इतना बड़ा है कि लोग जो है ना वहाँ पे विजिट पे जाते हैं और गुम भी हो जाते हैं और आते नहीं हैं, बड़ा अरसा वहाँ रहते हैं और जॉब्स जो है ना वो मिल ही जाती हैं। जॉब्स वो ढूंढते हैं, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई देसी, कोई ना कोई लोग उनको जॉब पे रख लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। $2,500-3,000 वो मंथली मतलब कमा लेते हैं, पर कानूनी तौर पे वो इस जॉब के अलाउ नहीं है। ठीक है, अब अगर इस बात का अमेरिकन गवर्नमेंट को या किसी भी ऑफिशियल को ये शक हो जाता है, पता चलता है कि आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो वो आपका वीज़ा जो है वो ये तब पता चलता है जब आप एयरपोर्ट से इन आउट हो रहे होते हैं। तब कोई भी ऑफिशियल आपसे पूछ सकता है कि आप इतना अरसा यहाँ पे रहे हो तो आपने क्या किया या कहाँ रहे। तो वहाँ पे अगर उन्हें शक हो जाता है तो वो आपका वीज़ा भी कैंसिल कर सकते हैं, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, बैन भी लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो लोग ये सोच के जाते हैं ना कि हमने जाना है विजिट वीज़ा लेके और वापस नहीं आना, तो उनको तो इस बात का डर ही नहीं होता ना। तो वो फिर क्या करते हैं, वो वहाँ पे चाहे उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। मैं ऐसे 2 या 3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वहाँ पे 5-5 साल लगाए और अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, इकट्ठा किया। उनके पास थोड़ा सा स्किल था या कोई ना कोई हुनर था। एक दोस्त था जिसको प्लम्बिंग का काम आता था, तो वो वहाँ जाके विजिट वीज़े पे गया और वहाँ जाके उसने अपने ही प्लम्बिंग का काम करता रहा। उसमें तकरीबन 4 से 5 साल वो वहाँ पे रहा और उसके बाद जब वो वापस आना था तो उसने टिकट की, तो एयरपोर्ट पे उस पे काफ़ी पूछगछ हुई और लंबी चौड़ी इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने उसको डिपोर्ट किया। साथ में एक डिपोर्टेशन का पेपर दिया, बैन का पेपर दिया और बैन करने के बाद कि अब आप जो है ना 10 साल तक अमेरिका में नहीं आ सकते, तो वो वापस आ गया। मगर उसने उस 5 सालों में कम से कम भी पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 करोड़ से ज़्यादा की इनकम की, जो उसने अपने मुल्क पाकिस्तान में भेजी। इसी तरह एक इंडियन दोस्त थे, वो भी मुझे मिले, उनकी भी यही स्टोरी थी। तो बात यह है कि वहाँ जाके आपने क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो तो हर किसी का इंडिविजुअल एक्ट होता है। मैं तो कानून की बात कर रहा होता हूँ कि आपको अगर विजिट वीज़े पे जाना है तो आपने विजिट वीज़े पे जाके जॉब नहीं करनी, बस ये रूल बताता है। बाकी आपने आगे कैसे रास्ता बनाना है, किसको मिलना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे काम करना है, वो हर आदमी अपनी लाइफ में स्ट्रगल खुद करता है। कुछ लोग वहाँ जाते हैं शादी कर लेते हैं, कुछ लोग वहाँ जाके जॉब का वीज़ा जो है ना चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हर किसी ने अपना अपना रास्ता खुद बनाना होता है, वो सारे रास्ते आपके होते हैं। मैं तो सिर्फ आपको वीज़ा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन और रूल्स के बारे में जो है ना वो बता सकता हूँ। दूसरा सवाल ये होता है कि हम विजिट वीज़ा पे जाके कितना अरसा वहाँ पे रह सकते हैं। देखिए, विजिट वीज़ा पे जाके आप जो कानून कहता है वो 180 दिन आप वहाँ पे रह सकते हैं अगर आपके पास ये B1 B2 वीज़ा है, जिसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 5 साल होती है। वैसे 10 साल भी हो सकती है, मगर नॉर्मली 5 साल सबको ये वीज़ा मिलता है। तो आप वहाँ पे जाके कम से कम भी 6 महीना लगातार वहाँ पे रह सकते हैं, यानी 180 दिन। तो 180 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ से आउट होना है, वापस आना है। तो अब एक चीज़ को याद रखिएगा कि 180 दिन जब आप वहाँ गुजारेंगे एज ए विजिटर, तो वापसी के ऊपर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाला आपसे पूछ सकता है कि भाई आप 6 महीने से अमेरिका में रह रहे हो और विजिट वीज़े पे हो, तो आप खाते कहाँ से थे, आपके पास खर्चा कहाँ से आया, इतने पैसे कहाँ से आए, ये साबित करें। आप कहाँ रहते थे, तो वो सारे सवाल जवाब आपको भी हो सकता है आपको फेस करना पड़ जाए। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, पर कभी हो भी सकता है। तो इसीलिए जब भी आप प्लान करके जाते हैं कि आपने 6 महीने वहाँ रहना है और 6 महीने के बाद आना है, तो 6 महीने रहने का जो जवाज़ है वो आपके पास होना चाहिए। बेशक 6 महीने आप जॉब करते रहे हैं, कुछ भी करते रहे हैं, मगर आपके पास ये प्रूव, ये जवाब होना चाहिए। उनको एक रीज़न दे सकें आप। इमिग्रेशन वाला अगर पूछ ले आपसे जब आप वापसी जा रहे होंगे 6 महीने मतलब गुजारने के बाद, तो आपसे वो पूछ ले
कि भाई आप 6 महीने में कहाँ रहे, तो आपके पास एक लॉजिकल रीजंस हो। अगर आपके पास लॉजिकल रीजंस नहीं होंगी, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप ऑनेस्ट हैं, चाहे आपने वाकई एज ए विजिटर गुजारा है, जॉब भी नहीं की, कुछ भी है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उसके सवालों के जवाब, तो वो जब आप जा रहे होंगे तो वहां पे वो आपको डिपोर्ट करेगा और आपको बैन करके आपको बैन पेपर हाथ में पकड़ा देगा अगले 5 साल या 10 साल का। तो फिर आप वापस जो है ना यूएसए नहीं जा पाओगे, वो आपका वीज़ा भी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन कुछ लोग बहुत सारे लकी भी हैं, वो क्या है 6 महीने जॉब करते हैं, तकरीबन 5वें महीने फिर वो चले जाते हैं कनाडा, और वहाँ पे 15-20 दिन गुजारने के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। वो फिर वापस आके 4-6 महीने फिर जॉब करते हैं, फिर वो कनाडा या किसी और कंट्री चले जाते हैं, वो फिर वापस आ जाते हैं। तो जब तक उनका ये जुगाड़ चलते रहता है तब तक वो जुगाड़ चलाते रहते हैं और इनकम कमाते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं। अगर उनके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन हो फिर तो वो परमानेंट हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट वीज़ा पे चले गए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे कन्वर्ट हो गए, या किसी से शादी कर ली, तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन हो गए। लेकिन अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो ये जुगाड़ करते हैं। ये जुगाड़ जब तक चलता है तो वो चलाते रहते हैं। जिस दिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने, जिस दिन भी एयरपोर्ट के एंट्री एग्जिट पॉइंट पे किसी ने पूछ लिया, रोक लिया, तो उस दिन जो है ना वो उनके लिए फिर वो बुरा दिन होता है, और वो भी उनका अप्रोक्सीमेटली जो है ना अमेरिका में लास्ट दिन ही होता है, और फिर वो वापस जो है अमेरिका नहीं आ पाते। तो और तीसरा क्वेश्चन अक्सर मुझे ये लोग भेजते हैं कि जी मेरा जो यूएसए वीज़ा है उसको मैंने अप्लाई कर दिया, अब मेरा इंटरव्यू की डेट आ रही है, तो मुझे आप बताएं कि मैं उनको क्या रीज़न दूं कि मैंने अमेरिका क्यों जाना है, मुझे कोई प्लान बता दें। अरे भाई ये क्या बात हुई, आपने फॉर्म फिल किया है, इंटरव्यू बुक किया, तो क्या सोच के कर लिया कि ऐसे ही एम ही कर लिया, और आपके पास कोई प्लान नहीं है, या आपने कोई जाना ही नहीं है, आपने विजिट या आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, या क्या आपका प्लान है, तो आपके पास कुछ ना कुछ प्लान तो होना चाहिए। आपका प्लान मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं विजिट करने जा रहा हूँ, मैं अपने भाई से, कजन से, रिश्तेदार किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं किसी दूसरे को कैसे कह सकता हूँ कि तुम मेरी जगह पे प्लान बना दो? तो आपने अपना प्लान खुद बनाना है भाई, कि आपने कहाँ जाना है, किस रिश्तेदार को मिलना है, ऑफिसर से क्या बात करनी है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है। बस जो भी लिखना है वो सच होना चाहिए या लॉजिकल होना चाहिए, ताकि उसकी समझ में आए कि ये बंदा जो कह रहा है वो लॉजिकल भी है और सच भी लग रहा है, और वो आपको वीज़ा दे दे। अगर वो लॉजिकल नहीं है, अगर आप जा रहे हैं जी मैं अमेरिका सैर करने जाना चाह रहा हूँ, और ज़िंदगी में आप कभी लाहौर से बाहर नहीं गए, या मुंबई से बाहर नहीं गए, या आप दिल्ली से बाहर नहीं गए, तो आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं है, जी मैं जाना चाह रहा हूँ और मेरी इनकम भी 1 लाख रुपए है, तो इंडियन रुपीज़ में ज़्यादा 50,000 रुपये है, तो वो ऑफिसर सोचेगा ना कि भाई कि इसने तो कभी यहाँ पे भी नहीं गया, वो नहीं गया, और इतनी सी इनकम में ये न्यूयॉर्क में ये कैसे जा सकता है, तो वो आपको मनाएगा। मतलब आपकी एप्लीकेशन में, आपके इंटरव्यू में, आपके डॉक्यूमेंट्स में लॉजिक होनी चाहिए, लॉजिक। और जो सवाल बहुत ज़्यादा सामने आता है वो ये आता है कि जी हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, बैंक स्टेटमेंट, बैंक में पैसे कितने डाल दें, और कितना पैसा होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट की मतलब वेरिफिकेशन चाहिए, DS 160 फॉर्म जो हमने फिल किया है वो हमने साथ लेके जाना है। तो ये कितनी रिपीट मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर ये ऐड कर देता हूँ, वीडियो भी लंबी हो रही है। बस ये मेरा लास्ट जो है ना पॉइंट होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है ना वो अमेरिकन गवर्नमेंट और एम्बेसी जो है ना वो आपका नहीं देखती है। सिंपल, आपने DS 160 फॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाला पेपर आप ले जाएंगे। साथ में अगर आप ज़रूरी समझते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कि जिसकी बिना पर हो सकता है ऑफिसर आपसे मांग ले, तो वो डॉक्यूमेंट आप ले जाएं। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट भी हो सकता है, वो आपकी कोई आइडेंटिटी से रिलेटेड भी कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह का कोई अगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप बेशक ले जाएं, मगर ये नहीं है ज़रूरी कि भाई इतनी बैंक स्टेटमेंट हो और इतने डॉक्यूमेंट्स हो और ये हो और वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कैनेडियन वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की भरमार होती है, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं लेते, वो उन्होंने आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही वीज़ा डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, ये बताता चलूँ कि अगली वीडियो मेरी कोशिश होगी बहुत जल्द कि मैं कैनेडियन वीज़े के ऊपर बनाऊँ, और कैनेडियन वीज़ा कैसे फॉर्म फिल होता है, उसमें क्या क्या गलतियाँ होती हैं, किस तरीके से आप वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिना इंटरव्यू के वो वीज़ा मिलता है, और उसको लेने का प्रोसेस क्या है, और कौन कौन से फॉर्म्स जो है ना उसमें ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही चलता है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो आ जाए। अगर थोड़ी सी देर भी होगी तो वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।